उस बाघ को इलाके के लोग लंगड़ा कहते थे। ये नाम उसे उसकी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी पहचान की वजह से दिया गया था। उसके बाएं पिछले पैर में कोई पुरानी चोट थी, जिसकी वजह से वो चलते समय अपने पैर को हल्का सा घसीटता था। मिट्टी पर छपे उसके पंजों के निशान, पग मार्क्स, इस बात की गवाही देते थे। एक स्वस्थ बाघ अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है, लेकिन एक घायल बाघ जीवित रहने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनता है, और जंगल में इंसान से आसान शिकार कोई नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो दोपहर का सूरज ढलने की कगार पर था। जंगल में पक्षियों का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा था, जो इस बात का संकेत था कि रात का पहरा शुरू होने वाला है। गांव के मुखिया ने मेरा स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी मेहमान को देखकर होती है। वहां सिर्फ थकान और खौफ था। उन्होंने बताया कि अब तक वो बाघ 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। पिछली घटना महज 3 दिन पहले की थी। एक लकड़हारा जो गांव की सरहद से ज्यादा दूर नहीं गया था, शाम को वापस नहीं लौटा। जब अगले दिन गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो उन्हें सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी और खून से सनी जमीन मिली। बाघ उसे घसीटकर पास के एक नाले की तरफ ले गया था। वहां जो बचा था वो बताने लायक नहीं था। मैंने अपना सामान एक छोटे से डाक बंगले में रखा। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ पेड़ों की एक अटूट कतार दिखाई देती थी। हवा में सूखी पत्तियों के उड़ने की आवाज और दूर कहीं एक स्पॉटेड डियर, चीतल की चेतावनी वाली पुकार सुनाई दी। जंगल मुझे बता रहा था कि शिकारी कहीं करीब ही है। अगले दिन सुबह मैंने उन पंजों के निशानों का पीछा करने का फैसला किया। मेरे साथ गांव का एक स्थानीय आदमी था, जिसका नाम चिन्नप्पा था। वो उस इलाके की रग रग से वाकिफ था। हम उस नाले की तरफ बढ़े जहां आखिरी शिकार हुआ था। रास्ते में जमीन सख्त थी, लेकिन जहां कहीं भी नमी थी वहां मुझे लंगड़े बाघ के निशान साफ दिखे। उसके बाएं पैर का निशान बाकी 3 पंजों से अलग था, एक लंबी लकीर जो सूखी मिट्टी को कुरेदती हुई गई थी। बाघ का व्यवहार सामान्य नहीं था। आमतौर पर एक आदमखोर बाघ बहुत चालाक और छिप कर रहने वाला होता है, लेकिन ये बाघ बेखौफ था। उसने अपने शिकार को झाड़ियों के बीच छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। ये इस बात का संकेत था कि उसे पता था कि उसे चुनौती देने वाला वहां कोई नहीं है। चलते चलते हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं। अचानक चिन्नप्पा रुका। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और हवा में कुछ सूंघने की कोशिश की। जंगल में मौत की गंध बहुत विशिष्ट होती है। सड़े हुए मांस की एक भारी मीठी सी महक जो हवा के झोंके के साथ आती है। हम समझ गए कि बाघ का ठिकाना या उसका बचा हुआ शिकार पास ही है। मैंने अपनी राइफल की सेफ्टी चेक की। मेरी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। उस वक्त जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हर मुड़ते हुए रास्ते पर, हर बड़े पत्थर के पीछे ऐसा लग रहा था कि 2 पीली आंखें हमें देख रही हैं। बाघ को लंगड़ा कहना उसे कमजोर समझना था। असल में वो और भी खतरनाक हो गया था। उसकी चोट ने उसे और भी ज्यादा चिड़चिड़ा और सतर्क बना दिया था। हमने देखा कि वो नाला आगे चलकर एक गहरी गुफा जैसी जगह में तब्दील हो जाता है। वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जमीन पर खून के धब्बे अब सूख कर काले पड़ चुके थे। वहां चींटियों का एक लंबा काफिला लगा था। हमने वो जगह देखी जहां बाघ ने लकड़हारे के शरीर को छोड़ा था। वहां सिर्फ कुछ हड्डियां और फटे हुए कपड़े पड़े थे, लेकिन बाघ वहां नहीं था। वो हमें वहां बुलाकर शायद खुद कहीं ऊंचाई पर बैठकर हमारा तमाशा देख रहा था। शाम होने को आई थी। चिन्नप्पा के चेहरे पर पसीना था, हालांकि मौसम ठंडा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, साहब,
रात होने से पहले वापस चलना चाहिए। वो यहीं कहीं है, वो हमें देख रहा है। उसकी बात सही थी। जंगल में जब आपको लगने लगे कि कोई आपको देख रहा है तो अक्सर वो सच होता है। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, अपनी पीठ को एक दूसरे की तरफ रखते हुए। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि पीछे की झाड़ियों से वो भारी शरीर उछलकर हम पर गिरेगा। जब हम वापस गांव की सीमा पर पहुंचे तो सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन उस रात पैद्य चेरवू के डाक बंगले में बैठते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण शिकार नहीं होने वाला। ये बाघ इंसानी दिमाग को पढ़ने लगा था। वो जानता था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं और शायद वो भी मेरा इंतजार कर रहा था। रात के सन्नाटे में जब गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, दूर पहाड़ियों की तरफ से एक आवाज आई। ये एक सामान्य दहाड़ नहीं थी, ये एक गहरी, भारी कराह जैसी आवाज थी। एक सावन जो सिर्फ एक बड़ा और अनुभवी बाघ ही निकालता है। लंगड़ा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं फिर से उसी इलाके की तरफ निकल पड़ा। पैद्य चेरवू की वो घाटी जहां से लंगड़ा बाघ अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा था, बहुत पेचीदा थी। यहां का धरातल पथरीला था और उसके बीच में उगी ऊंची लैंटाना की झाड़ियां किसी भी शिकारी के लिए बेहतरीन ओट का काम करती थीं। मेरा इरादा साफ था, मुझे उस बाग के आने जाने का पक्का रास्ता ढूंढना था। चिन्नप्पा मेरे साथ था। वो नल्ला मलाई के इस हिस्से को अपनी हथेली की तरह जानता था, लेकिन आज उसकी चाल में एक हिचकिचाहट थी। हम उस बड़े नाले के पास पहुंचे जो पहाड़ी के नीचे से होकर बहता था। वहां की मिट्टी गीली थी। मुझे वहां फिर से वही निशान मिले, 3 साफ पंजे और एक घिसटती हुई लकीर। ये निशान ताजे थे, शायद पिछली रात के पिछले पहर के। बाघ ने नाले को पार किया था और ऊपर की चट्टानी ढलान की ओर बढ़ा था। मैंने एक छोटी सी जगह चुनी जो 2 पहाड़ियों के बीच का एक तंग रास्ता पास था। जंगली जानवरों का स्वभाव होता है कि वे हमेशा उसी रास्ते का चुनाव करते हैं जहां उन्हें सबसे कम मेहनत करनी पड़े। एक लंगड़े बाघ के लिए ये और भी जरूरी था। उस रास्ते के पास एक पुराना बड़ का पेड़ था जिसकी शाखाएं जमीन की ओर लटक रही थीं। मैंने तय किया कि यही वो जगह होगी जहां मैं अपना मचान लगाऊंगा। जंगल में शिकार का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है इंतजार, और वो इंतजार तब और भी भारी हो जाता है जब आपको पता हो कि आपका मुकाबला एक आदमखोर से है। हमने गांव से एक छोटा सा पाड़ा यानी भैंस का बच्चा मंगवाया। ये एक कड़वा लेकिन जरूरी कदम था। उसे उस रास्ते के बीचों बीच एक मजबूत खूंटे से बांध दिया गया। शाम के 4 बज रहे थे जब मैंने चिन्नप्पा को वापस गांव भेज दिया और खुद मचान पर चढ़ गया। मचान जमीन से करीब 12 फीट ऊपर था। मैंने अपनी 405 विंचेस्टर राइफल को लोड किया और उसे अपनी जांघों पर टिका लिया। सूरज अब धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। जंगल का रंग सुनहरे से गहरा भूरा और फिर मटमैला होने लगा। इस वक्त को गोधुली बेला कहते हैं, जब रोशनी और अंधेरे के बीच एक अजीब सा धुंधलका होता है। इसी वक्त सबसे ज्यादा शिकारी बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, जंगल की आवाजें बदलने लगीं। दिन के पक्षी शांत हो गए थे और अब नाइट जर्स की चिप चिप वाली आवाजें आने लगीं। दूर कहीं एक सांभर हिरन ने चेतावनी दी, धौंक। फिर सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने कान के पास उड़ते हुए मच्छर की भिनभिनाहट भी किसी हवाई जहाज की तरह सुनाई दे रही थी। करीब 8 बजे के आसपास चांदनी रात की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे जमीन पर पड़ने लगी। नीचे बंधा हुआ पाड़ा बेचैन हो रहा था।
वो रह रहकर अपने पैर पटकता और रस्सियों को खींचता। अचानक उसने अपनी नाक हवा में ऊपर उठाई और एक तरफ देखने लगा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वो समझ गया था कि मौत करीब है। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। मेरी नजरें उस तरफ जमी थीं जहां पाड़ा देख रहा था। झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही धीमी सरसराहट हुई। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये किसी भारी शरीर के सूखे पत्तों पर रेंगने की आवाज थी। वो आ रहा था, लेकिन वो बाघ नहीं था। झाड़ियों से एक बड़ा सा हाइना लकड़बग्घा बाहर निकला। वो पाड़े के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, इस उम्मीद में कि शायद बाघ ने अपना शिकार छोड़ दिया हो। हाइना की हंसी जैसी आवाज जंगल में गूंजी जो बहुत डरावनी थी। लेकिन पाड़ा अब हाइना से नहीं डर रहा था। उसका डर किसी और चीज के लिए था जो अभी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक वो हाइना भी ठिठक गया। उसने अपना सिर घुमाया और बिजली की गति से अंधेरे में ओझल हो गया। इसका मतलब साफ था, जंगल का असली मालिक करीब ही था। अगला 1 घंटा किसी सदी जैसा लंबा महसूस हुआ। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। घिस घिस, पत्तों पर किसी भारी चीज के रगड़ने की आवाज। वो बाघ लंगड़ा कर चल रहा था और उसके चलने की यही लय उसकी पहचान थी। वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। हर 2 कदम के बाद रुककर हवा सूंघता और आसपास के माहौल का मुआयना करता। वो मचान से करीब 30 गज की दूरी पर झाड़ियों में रुका हुआ था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर की तरह दौड़ रहा था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी पूरी तवज्जो उस पाड़े पर थी। पाड़ा अब बुरी तरह कांप रहा था। उसने जोर से रंभाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई आवाज निकली। बाघ अब झाड़ियों से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी हवा का रुख बदल गया। हवा अब मेरी तरफ से बाघ की तरफ बहने लगी। बाघ रुक गया। एक पल के लिए पूरा जंगल जैसे थम गया। मुझे लगा कि वो अब मुझ पर हमला करेगा या भाग जाएगा। आदमखोर बाघों की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। वे इंसानी गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। अंधेरे में मुझे 2 पीली हरी रोशनी के गोले दिखाई दिए। वे चमकती हुई आंखें ठीक मेरी ओर देख रही थीं। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन निशाना लगाने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं थी। वह सिर्फ एक परछाई थी। फिर एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी, जिसने मचान की लकड़ियों तक को हिला दिया। वो गुर्राहट किसी जानवर की चेतावनी नहीं थी, वो एक चुनौती थी। इससे पहले कि मैं अपनी टॉर्च जला पाता, वो परछाई एक झटके के साथ पीछे मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। लमड़ा जा चुका था। वो समझ गया था कि आज रात पाड़ा अकेला नहीं है। रात के बाकी घंटे मैंने उसी मचान पर जागते हुए बिताए। नींद का सवाल ही नहीं था। सुबह जब चिन्नप्पा और गांव के लोग मुझे लेने आए तो उन्होंने देखा कि खूंटे के पास की मिट्टी उखड़ी हुई थी। बाघ ने पाड़े पर हमला नहीं किया था, लेकिन वो इसके इतने करीब आया था कि पाड़ा सदमे की वजह से लगभग मरणासन्न था। मैंने मजान से नीचे उतरते हुए जमीन को देखा। बाघ के पंजों के निशान वहां साफ थे। उसने मचान के पेड़ का एक पूरा चक्कर लगाया था। वो शिकार करने नहीं आया था, वो मेरा मुआयना करने आया था। वो देख रहा था कि ये नया शिकारी कौन है जो उसके इलाके में दाखिल हुआ है। चिमनप्पा ने निशान देखकर कहा, साहब, ये बाघ नहीं है, ये शैतान है। वो जानता था कि आप ऊपर बैठे हैं। मुझे एहसास हुआ कि लंगड़ा सिर्फ एक घायल जानवर नहीं था, वो एक शातिर रणनीतिकार था।
उसने पिद्दे चरुवू के लोगों को मारना इसलिए शुरू नहीं किया था कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब इंसानों को सिर्फ एक शिकार समझता था। और अब खेल बदल चुका था। अब वो शिकार नहीं कर रहा था, वो मेरा पीछा कर रहा था। उस दिन दोपहर में जब मैं गांव वापस लौट रहा था, मैंने देखा कि गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने भीड़ जमा थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। भीड़ के बीच से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। बाघ ने फिर हमला किया था, लेकिन इस बार वो जंगल में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में गांव के बिल्कुल किनारे पर हुआ था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। सूरज की तपिश नल्ला मलाई के जंगलों को झलसा रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा नाला बहता था, जहां गांव की औरतें और बच्चे अक्सर पानी भरने या कपड़े धोने जाते थे। वहां एक 12 साल की लड़की, जिसका नाम मल्ली था, अपनी मां के साथ आई थी। वो किनारे पर लगे एक पत्थर पर बैठी अपने पैरों को पानी में डुबोए हुए थी। उसकी मां उससे महज 10 कदम की दूरी पर कपड़े धो रही थी। वहां कोई झाड़ी नहीं थी, कोई छिपने की जगह नहीं थी, सिर्फ खुले पत्थर और तपती हुई जमीन। लेकिन लंगड़ा बाघ वहीं था। वो किसी अदृश्य साए की तरह पत्थरों के बीच से सरकता हुआ आया। मां ने बताया कि उसने सिर्फ एक हल्की सी छपाक की आवाज सुनी, जैसे पानी में कोई भारी पत्थर गिरा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो मल्ली वहां नहीं थी। वहां सिर्फ पानी की लहरें थीं और किनारे पर पड़ी मल्ली की एक चप्पल। बाघ ने उसे गर्दन से पकड़ा था और उसे लेकर सीधे नाले के दूसरी तरफ की ऊंची ढलान पर चढ़ गया था। यह सब इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि मल्ली चीख भी नहीं पाई। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गांव नाले के किनारे जमा था। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ ने हाथों में लाठियां और कुल्हाड़ियां ले रखी थी। मैंने भीड़ को पीछे हटने को कहा। जमीन पर खून के ताजा धब्बे थे, चमकीले लाल रंग के, जो दोपहर की धूप में तेजी से सूख रहे थे। उन धब्बों के बीच मुझे फिर से वही निशान दिखा, बाईं ओर की वो लंबी घिसटती हुई लकीर। लंगड़ा यहां आया था, और वो भी दिन के उजाले में। मैंने अपनी राइफल संभाली और अकेले ही उस ढलान की ओर बढ़ा। चिन्नप्पा और 2 अन्य साहसी गांव वाले मेरे पीछे आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। इतने सारे लोगों का शोर बाघ को सतर्क कर देता, और आदमखोर को जब घेरा जाता है तो वो और भी खूंखार हो जाता है। ढलान पथरीली थी और उस पर कंटीली झाड़ियां उगी थीं। मुझे झुककर चलना पड़ रहा था। हर कदम पर पत्थर के नीचे से सूखे पत्ते कड़कड़ाते, जो उस सन्नाटे में किसी धमाके की तरह लगते थे। करीब 100 गज ऊपर चढ़ने के बाद मुझे मल्ली की दूसरी चप्पल मिली। वो एक बेर की झाड़ी में फंसी हुई थी। वहां से झाड़ियों के बीच एक साफ रास्ता बना हुआ था, जहां से भारी शरीर को घसीटा गया था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी। मैंने अपनी आस्तीन से आंखें पोंछीं और आगे बढ़ा। तभी मुझे एक आवाज आई, हड़प हड़प। ये किसी चीज के फटने और हड्डियों के टूटने की आवाज थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज बाईं ओर की एक घनी झाड़ी के पीछे से आ रही थी। मैंने अपनी राइफल के बट को अपने कंधे से मजबूती से टिकाया। मैं धीरे धीरे बिना किसी आहट के उस झाड़ी की तरफ सरका। जैसे ही मैंने झाड़ी के किनारे से झांका, मुझे जो दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। करीब 20 फीट की दूरी पर वो बड़ा पीला शरीर पीठ करके बैठा था। उसकी खाल पर काली धारियां दोपहर की रोशनी में चमक रही थीं। वो अपने शिकार पर झुका हुआ था। वो लंगड़ा था। उसका बायां पिछला पैर अजीब तरीके से मुड़ा बाहर की तरफ निकला था। वो पैर काफी पतला और कमजोर लग रहा था।
शायद किसी पुराने जख्म या गोली लगने की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन और कंधों की मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। मैंने निशाना साधा। मेरा लक्ष्य उसकी गर्दन का वो हिस्सा था जहां खोपड़ी खत्म होती है। अगर गोली सही लगती तो वो तुरंत मर जाता। लेकिन ठीक उसी पल एक मक्खी मेरे चेहरे पर आकर बैठ गई। मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद मेरे शरीर की सूक्ष्म हलचल को बाघ ने महसूस कर लिया। अचानक वो रुका। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। मैंने उसकी एक आंख देखी, एक ठंडी पीली आंख जिसमें न कोई डर था न कोई गुस्सा, सिर्फ एक आदिम क्रूरता थी। वो मुझे देख चुका था। इससे पहले कि मैं ट्रिगर दबा पाता, वो बिजली की गति से घूमा। उसने दहाड़ नहीं मारी, उसने सिर्फ एक गहरी हलक से निकलने वाली गुर्राहट की। वो झाड़ी से उछलकर दूसरी तरफ कूदा। मैंने गोली चलाई। धाएं। पहाड़ की गुफाओं में गोली की आवाज गूंज उठी, लेकिन मुझे पता था कि निशाना चूक गया है। गोली एक मोटे पत्थर से टकराकर निकल गई थी। धुआं छटने तक वो गायब हो चुका था। झाड़ियों के हिलने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। मैं उस जगह पहुंचा जहां वो बैठा था। मल्ली का शरीर वहां पड़ा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक शिकारी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपनी राइफल के होने पर गर्व नहीं बल्कि पछतावा होता है। मैंने गांव वालों को पुकारा। वे ऊपर आए और मल्ली के अवशेषों को कपड़े में लपेटकर नीचे ले गए। गांव में मातम छा गया था। लोग अब डरे हुए नहीं थे, वे गुस्से में थे। वे चाहते थे कि मैं उस शैतान को अभी मार गिराऊं, लेकिन जंगल के नियम अलग होते हैं। अब बाघ सतर्क हो चुका था। उसने अपनी जान पर मंडराता खतरा महसूस कर लिया था और अब वो दोबारा उस जगह नहीं लौटने वाला था। उस शाम मैं डाक बंगले की सीढ़ियों पर बैठा था। सूरज डूब चुका था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था। चिन्नप्पा मेरे पास आया और जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, साहब, आज उसने मल्ली को मार दिया, कल वो किसी और को मारेगा। वो लंगड़ा है, इसलिए वो भाग नहीं सकता, वो सिर्फ छिप सकता है। वो हमें एक एक करके खत्म कर देगा। मैंने उसकी बात पर गौर किया। चिन्नप्पा सही था। लंगड़ा दूर नहीं जा सकता था। उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई थी। वो एक छोटे से दायरे में रहकर घात लगाने का, एम्बुश का उस्ताद बन गया था। वो शिकार की तलाश में लंबी दूरी तय नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गांव की सरहद को ही अपना शिकारगाह बना लिया था। तभी मुझे एक विचार आया। अगर वो दूर नहीं जा सकता तो वो निश्चित रूप से किसी ऐसी जगह छिपा होगा जहां पानी पास हो और छिपने के लिए घना जंगल। पेद्दे चरवू के पास ऐसी सिर्फ एक ही जगह थी, नीलकुंडी का झरना। वो जगह गांव से करीब 2 मील दूर थी और वहां की गुफाएं बहुत बदनाम थीं। मैंने तय किया कि मैं कल सुबह नीलकुंडी की तरफ जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं सीधा रास्ता नहीं लूंगा। बाघ को उम्मीद होगी कि मैं पगडंडी से आऊंगा। मैं पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाऊंगा, जहां से मैं नीचे की घाटी पर नजर रख सकूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे वो पीली आंख दिखाई देती। वो आंख मुझसे कुछ कह रही थी, वो मुझे चुनौती दे रही थी। बाघ को पता चल गया था कि मैं ही उसका असली दुश्मन हूं। अब ये सिर्फ एक आदमखोर को मारने का मिशन नहीं था, ये 2 शिकारियों के बीच की जंग थी। एक के पास राइफल थी और दूसरे के पास सदियों पुरानी सहज वृत्ति और घाव से उपजा गुस्सा। रात के दूसरे पहर में दूर जंगल से फिर वही सावन मौन सुनाई दी। वो नीलकुंडी की दिशा से आ रही थी। लंगड़ा मुझे बुला रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। पेद्दे चरवू गांव अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन डर की एक चादर पूरे इलाके पर लिपटी हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में अपना सामान चेक किया। मेरी 405 विंचेस्टर राइफल, कुछ अतिरिक्त कारतूस, एक मजबूत चाकू और पानी की एक बोतल।
मैंने चिन्नप्पा को गांव में ही रुकने की सलाह दी थी। आज का सफर मुझे अकेले तय करना था, क्योंकि नीलकुंडी की ऊंची चट्टानों पर 2 लोगों के चलने से जो आवाज होती वो बाघ को सचेत करने के लिए काफी थी। जब मैं गांव की सीमा से बाहर निकला तो आसमान में तारों की हल्की चमक बाकी थी। ठंडी हवा के झोंके नल्ला मलाई की पहाड़ियों से टकराकर नीचे आ रहे थे। मैंने मुख्य पगडंडी को छोड़ दिया और दाईं ओर की एक ऊंची चढ़ाई की तरफ मुड़ा। मेरा मकसद पहाड़ी की चोटी यानी रिज पर पहुंचना था, जहां से मैं नीलकंडी की पूरी घाटी पर नजर रख सकूं। चढ़ाई खड़ी और थका देने वाली थी। पत्थरों के बीच से रास्ता बनाना मुश्किल था और हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी कि कहीं कोई पत्थर लुढ़क कर नीचे न गिर जाए। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मैं चोटी पर पहुंचा। वहां से नजारा अद्भुत था, लेकिन डरावना भी। नीचे घाटी में कोहरा छाया हुआ था, जो पेड़ों की चोटियों के ऊपर तैर रहा था। नीलकंडी का झरना यहां से महज एक सफेद लकीर जैसा दिख रहा था, जिसकी गिरती हुई आवाज हवा के साथ कभी तेज तो कभी मध्यम सुनाई देती थी। मैंने एक बड़े पत्थर की ओट ली और अपनी दूरबीन निकाली। सूरज अब धीरे धीरे उग रहा था। जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, जंगल की परतें खुलने लगीं। नीलकंडी का इलाका बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। वहां बड़ी बड़ी गुफाएं थीं और चारों तरफ घने बांस के झुरमुट थे। ये एक बाघ के लिए स्वर्ग जैसी जगह थी। ठंडक, पानी और छिपने के लिए अनगिनत ठिकाने। तकरीबन 1 घंटे तक मैं खामोश बैठा रहा। तभी घाटी के निचले हिस्से में कुछ हलचल हुई। कोहरे के बीच से एक काली परछाई बाहर निकली। वो एक स्लॉथ बियर था, जो अपनी रात की खुराक के बाद वापस अपनी गुफा की ओर जा रहा था। वो बेफिक्र था, जिसका मतलब था कि उस खास रास्ते पर फिलहाल कोई बड़ा शिकारी मौजूद नहीं था। मैं पहाड़ी की ढलान से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यहां की मिट्टी लाल और ढीली थी। अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। एक छोटी सी गुफा के मुहाने पर ताजा पंजों के निशान थे। वे अंदर की ओर जा रहे थे। वही पहचान, बाएं पैर की वो घिसटती हुई लकीर। लंगड़ा यहीं था, या कम से कम कुछ घंटों पहले यहां मौजूद था। गुफा के पास सड़ांध की गंध बहुत तेज थी। वहां हड्डियों के ढेर लगे थे। जंगली सुअर, हिरन और शायद कुछ ऐसी हड्डियां भी जिन्हें पहचानना मैं नहीं चाहता था। आदमखोर बाघ अक्सर अपने शिकार को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां कोई दूसरा जानवर दखल न दे सके। मैंने अपनी राइफल को तैयार रखा और गुफा के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था और एक भारी गर्म गंध आ रही थी। तभी गुफा के पीछे की झाड़ियों से एक छोटी सी आवाज आई, कड़क, जैसे कोई सूखी टहनी पैर के नीचे दब गई हो। मैं बिजली की गति से घूमा। मेरी नजरें उन घनी झाड़ियों पर जमी थीं। वहां कुछ था। मैंने देखा कि झाड़ियां बहुत ही धीमी गति से हिल रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर उनके बीच से सरक रहा हो। हवा का रुख मेरे पक्ष में था, इसलिए वो जानवर मुझे सूंघ नहीं सकता था। लेकिन लंगड़ा अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करने में माहिर था। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। झाड़ियों के पीछे से एक पीली धार वाली पूंछ दिखाई दी और फिर गायब हो गई। वो गुफा से बाहर निकलकर घाटी की गहराई की तरफ बढ़ रहा था। वो सीधे रास्ते से नहीं जा रहा था, बल्कि पत्थरों के पीछे छिप छिप कर चल रहा था। मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। ये एक खतरनाक जुआ था,
जंगल में एक घायल बाघ का पीछा करना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन अगर मैं उसे आज यहां नहीं रोकता तो कल वो किसी और गांव के बच्चे को उठा ले जाता। जैसे जैसे मैं नीचे घाटी की ओर बढ़ रहा था, जंगल और भी घना होता गया। रोशनी अब जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहां का वातावरण क्लाउस्ट्रोफोबिक था। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि वो कहीं पास ही है, किसी पत्थर के पीछे बैठकर मेरा इंतजार कर रहा है। तभी मुझे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। जंगल में पक्षियों की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई थीं। न लंगूरों का शोर था, न चीतल की पुकार। ये वो खतरनाक खामोशी थी जो तब होती है जब कोई बड़ा शिकारी बिल्कुल करीब हो। मैंने देखा कि सामने एक छोटा सा तालाब था जहां झरने का पानी जमा होता था। तालाब के किनारे की मिट्टी पर अभी भी पानी की लहरें टकरा रही थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। मिट्टी पर कीचड़ अभी भी हिल रहा था। वो वहीं था, शायद महज 20 या 30 गज की दूरी पर। मैंने अपने दाहिनी ओर देखा, वहां एक बड़ा सागौन का पेड़ था। मैं धीरे धीरे उस पेड़ की ओट में गया। तभी मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वो छठी इंद्री जो एक शिकारी को खतरे की चेतावनी देती है, चीख चीख कर कह रही थी कि मैं अब शिकारी नहीं रहा, मैं शिकार बन चुका था। मैंने बहुत धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। मेरे ठीक पीछे करीब 50 फीट ऊपर एक चट्टान थी और उस चट्टान की चोटी पर 2 पीली आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। लंगड़ा ने मुझे चकमा दे दिया था। वो नीचे नहीं गया था, बल्कि वो घूमकर चट्टान पर चढ़ गया था और अब वो मेरे ऊपर घात लगाकर बैठा था। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव था, वो कूदने के लिए तैयार था। उसकी घायल टांग ने उसे धीमा जरूर किया था, लेकिन उसकी बुद्धि और भी तेज हो गई थी। वो जानता था कि मैं नीचे उसे ढूंढ रहा हूं, इसलिए उसने ऊंचाई का फायदा उठाया। समय जैसे थम गया। अगर मैं राइफल ऊपर उठाता तो वो उस पल में मुझ पर कूद पड़ता। अगर मैं हिलता नहीं तो भी वो हमला करता। वो अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिला रहा था, एक संकेत कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। उसी क्षण दूर कहीं घाटी के दूसरे छोर पर एक बहुत तेज आवाज हुई, जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हो। शायद कोई बेखबर लकड़हारा वहां पहुंच गया था। उस आवाज ने 1 सेकंड के लिए बाघ का ध्यान भटकाया। उसने अपनी गर्दन उस तरफ मोड़ी। वही वो 1 सेकंड था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने अपनी राइफल उठाई और बिना सोचे निशाना साधा, लेकिन चट्टान की बनावट ऐसी थी कि मेरा एंगल सही नहीं था। मैंने गोली चलाई, लेकिन वो बाघ के कंधे के पास वाले पत्थर से टकराई। पत्थर के टुकड़े उड़कर उसे लगे। बाघ ने एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। ये डर की दहाड़ नहीं थी, ये शुद्ध क्रोध था। वो चट्टान से नीचे की तरफ कूदा, लेकिन अपनी लंगड़ी टांग की वजह से वो अपना संतुलन खो बैठा और सीधे झाड़ियों के झुरमुट में जा गिरा। इससे पहले कि मैं दूसरा शॉट ले पाता, वो घने बांस के जंगलों में ओझल हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी राइफल अभी भी उस दिशा में तनी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये पहली बार था जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा था। वो बाघ कोई साधारण जानवर नहीं था। वो एक ऐसा योद्धा था जो अपनी चोट के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था। सूरज अब सिर पर आ गया था, लेकिन नीलकंठी की उस घाटी में अभी भी गहरा अंधेरा था। मुझे पता था कि लंगड़ा घायल नहीं हुआ है, बल्कि वो और भी ज्यादा चिढ़ गया है। अब वो छिपकर हमला नहीं करेगा, अब वो बदला लेगा। मैंने वापस गांव की ओर मुड़ने का फैसला किया। आज की लड़ाई बराबरी पर छूटी थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे एहसास हुआ कि जंगल की खामोशी वापस लौट आई है। लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है।
ये वो खामोशी थी जो अगले हमले की तैयारी कर रही थी। रास्ते में मुझे चिन्नप्पा मिला, जो बंदूक की आवाज सुनकर आधी पहाड़ी तक चढ़ाया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने सिर्फ इतना पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, वो हमसे ज्यादा चालाक है चिन्नप्पा। वो हमें सिर्फ मारना नहीं चाहता, वो हमें हराना चाहता है। शाम को जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव वालों ने अपने घरों के चारों ओर बड़ी बड़ी आग जला रखी थी। वे जानते थे कि आज रात कुछ होने वाला है। लंगड़ा करीब था और उसकी दहाड़ अब पैद्य चिरवों की गलियों तक सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच जल रही बड़ी आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, जिससे आसपास के झोपड़ों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। पैद्य चिरवों के लोग आज घरों के अंदर नहीं, बल्कि उन आग के घेरों के पास गुच्छों में बैठे थे। उन्हें लगा कि रोशनी उन्हें बचा लेगी, लेकिन मैं जानता था कि एक आदमखोर के लिए रोशनी सिर्फ उसके शिकार को साफ दिखाने का एक जरिया भर है। मैं डाक बंगले के बरामदे में बैठा अपनी राइफल साफ कर रहा था। मेरी उंगलियां यंत्रवत चल रही थीं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान कान लगाकर बाहर की आवाजों को पकड़ने में था। चिन्नप्पा मेरे पास ही बैठा था, एक पुरानी कुल्हाड़ी को हाथ में लिए। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब कुत्ते रो नहीं रहे हैं, वे आज चुप हैं। उसकी बात ने मुझे चौकन्ना कर दिया। जंगली इलाकों में कुत्ते आदमखोर की मौजूदगी का सबसे पहला संकेत देते हैं। अगर वे भौंक रहे हैं तो मतलब बाघ अभी दूर है, लेकिन अगर वे दुबक कर बैठ गए हैं और उनके गले से सिर्फ एक हल्की कूं कूं निकल रही है, तो इसका मतलब है कि मौत उनके बिल्कुल करीब खड़ी है। तकरीबन रात के 11 बजे होंगे। गांव के उत्तरी छोर से एक मवेशी के रंभाने की तेज आवाज आई। वो आवाज दर्द और दहशत से भरी थी। मैं तुरंत अपनी टॉर्च और राइफल लेकर उस दिशा में भागा। चिन्नप्पा और 2-3 नौजवान भी मशाले लेकर मेरे पीछे आए। हम एक गौशाला के पास पहुंचे, जो गांव की बाहरी दीवार से सटा हुआ था। वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। एक मजबूत बैल, जिसे खूंटे से बांधा गया था, जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। बाघ ने महज एक झटके में उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बाघ ने उसे खाया नहीं था। उसने बैल का पेट फाड़ दिया था और खून की धार जमीन पर बह रही थी, लेकिन शिकारी वहां से जा चुका था। ये उसने खाने के लिए नहीं किया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। बाघ अब शिकार नहीं कर रहा था, वो दहशत फैला रहा था। वो हमें ये बता रहा था कि कोई भी दीवार, कोई भी खूंटा और कोई भी आग उसे रोक नहीं सकती। मैंने जमीन पर देखा। खून के ताजा धब्बों के बीच वही लंगड़ा पद चिन्ह मौजूद था। वो गौशाला की छत फांदकर अंदर आया था और उसी रास्ते से वापस निकल गया था। अचानक मेरे पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो गौशाला से महज 20 गज दूर एक झोपड़ी से आ रही थी। हम उस तरफ दौड़े। झोपड़ी का दरवाजा, जो लकड़ी की पतली टहनियों से बना था, एक तरफ से टूटा हुआ था। अंदर एक मां अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए कोने में दुबकी हुई थी। वो कांपते हुए हाथ से छत की ओर इशारा कर रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। छत की घास, थैच बिखरी हुई थी। बाघ ने वहां से अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन शायद छत के वजन या लोगों के शोर की वजह से वो पीछे हट गया था। वो हमारे बीच घूम रहा था। वो अंधेरे का फायदा उठा रहा था और हमारी कमजोरियों को टटोल रहा था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं अब मचान पर या सुरक्षित जगह पर बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। मुझे उसके इलाके में जाना होगा, और वो भी अकेले। अगर मैं गांव में रहा तो वो किसी न किसी को मारता रहेगा। वो मुझे ललकार रहा था, और उसका अखाड़ा वो घना बांस का जंगल था जो गांव की सीमा से शुरू होता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं निकल पड़ा। मैंने किसी को साथ नहीं लिया। लंगड़ा अब इतना शातिर हो चुका था
कि वो एक से ज्यादा लोगों की आहट को पहचान लेता था। मैंने उस रास्ते का चुनाव किया। वजन या लोगों के शोर की वजह से वो पीछे हट गया था। वो हमारे बीच घूम रहा था। वो अंधेरे का फायदा उठा रहा था और हमारी कमजोरियों को टटोल रहा था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं अब मचान पर या सुरक्षित जगह पर बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। मुझे उसके इलाके में जाना होगा, और वो भी अकेले। अगर मैं गांव में रहा तो वो किसी न किसी को मारता रहेगा। वो मुझे ललकार रहा था, और उसका अखाड़ा वो घना बांस का जंगल था जो गांव की सीमा से शुरू होता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं निकल पड़ा। मैंने किसी को साथ नहीं लिया। लंगड़ा अब इतना शातिर हो चुका था कि वो एक से ज्यादा लोगों की आहट को पहचान लेता था। मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जहां से वो बैल को मारकर निकला था। खून के धब्बे अब सूख चुके थे, लेकिन घास के दबने के निशान साफ थे। जंगल के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सड़न थी, पुराने पत्तों और नमी की गंध। मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम पर अपनी जगह सुनिश्चित करते हुए। करीब आधा मील चलने के बाद मुझे एक लांताना की घनी झाड़ी मिली। वहां की जमीन उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज को वहां रगड़ा गया हो। मैंने झुककर देखा। वहां बाघ के बाल घिरे हुए थे, काले और पीले सख्त बाल। वो यहां आराम कर रहा था। वो गांव पर हमला करने के बाद वापस यहीं आया था। मिट्टी अभी भी थोड़ी गर्म थी। मेरा मतलब था कि वो महज कुछ मिनट पहले यहां से हटा था। अचानक मेरे बाईं ओर से एक कोतवाल पक्षी ने तेज आवाज की। ये खतरे का संकेत था। मैंने तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे ओट ली। मेरा गला सूख रहा था। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी सुपारी निकाली और उसे मुंह में रख लिया ताकि गले की नमी बनी रहे। अगले कुछ मिनट जो हुआ वो किसी डरावने सपने जैसा था। मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। घिस घिस, वही चिर परिचित आवाज। लेकिन इस बार वो आवाज झाड़ियों से नहीं बल्कि मेरे ठीक पीछे वाले ऊंचे टीले से आ रही थी। वो मेरे पीछे था। वो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपनी राइफल को धीरे से घुमाया। मेरी पीठ पत्थर से टिकी थी, इसलिए वो पीछे से हमला नहीं कर सकता था, लेकिन वो ऊपर से मुझ पर कूद सकता था। मैंने ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घनी पत्तियां थीं। तभी टीले के ऊपर से एक छोटा सा पत्थर लुढ़क कर मेरे पैरों के पास गिरा। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो मुझे डरा रहा था। वो चाहता था कि मैं घबरा कर भागूं, क्योंकि भागते हुए शिकार को मारना एक बिल्ली प्रजाति के जानवर के लिए सबसे आसान और आनंददायक काम होता है। लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। हवा की एक सरसराहट, फिर एक टहनी के टूटने की बारीक आवाज, और फिर खामोशी। वो रुक गया था। शायद वो देख रहा था कि मेरी अगली चाल क्या होगी। मैंने अपनी टॉर्च की बैटरी चेक की। हालांकि दिन का उजाला था, लेकिन बांस के झुरमुटों के अंदर टॉर्च की एक अचानक कौंध जानवर को एक पल के लिए अंधा कर सकती है। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से दो आंखें चमकती हुई दिखीं। वे आंखें जमीन के बहुत करीब थीं। वो बैठकर रेंग रहा था। लंगड़ा पूरी तरह से हंटिंग मोड में था। उसकी चोट ने उसे तेज दौड़ने से रोका था, इसलिए उसने रेंग कर स्टॉकिंग कर वार करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वो महज 15 फीट दूर था। इतनी दूरी एक बाघ के लिए 1 सेकंड से भी कम समय की होती है। मैंने अपनी राइफल का निशाना उन आंखों के बीच साधा। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी। पसीने की एक बूंद मेरी भौंस से फिसलकर मेरी आंख में गिरी। जलन हुई, लेकिन मैंने अपनी पलक नहीं झपकाई।
उसी पल बाघ ने एक अजीब सी आवाज निकाली, एक धीमी फुफकार, जैसे कोई सांक करता है। वो उछलने ही वाला था कि तभी दूर कहीं से एक जंगली सुअर के चिल्लाने की आवाज आई। बाघ का ध्यान एक पल के लिए भटका। वो पल मेरे लिए काफी था। मैंने ट्रिगर दबाने का सोचा, लेकिन वो झाड़ी इतनी घनी थी कि गोली के भटकने का डर था। मैंने इंतजार किया कि वो अपना सिर बाहर निकाले, लेकिन वो शातिर था। उसने हमला नहीं किया। वो समझ गया था कि मेरा निशाना उस पर है। वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक मैं उस झाड़ी तक पहुंचा, वो गायब हो चुका था। वहां सिर्फ उसके पंजों के गहरे निशान थे, जो ये बता रहे थे कि वो कितनी ताकत से जमीन को पकड़कर बैठा था। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरा शरीर कांप रहा था, गुस्से से नहीं, बल्कि उस तनाव से जो पिछले 10 मिनटों से बना हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि लंगड़ा मुझे मारना नहीं चाहता था, कम से कम अभी नहीं। वो मेरे साथ एक खेल खेल रहा था। वो मुझे थकाना चाहता था, मुझे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। मैं वापस गांव की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार मुझे पता था कि अगला मुकाबला कहां होगा। वो बाघ अब थक चुका था। उसकी लंगड़ी टांग उसे दर्द दे रही होगी, और उसका गुस्सा अब उसके विवेक पर हावी हो रहा था। जब मैं गांव पहुंचा तो चिन्नप्पा ने मुझे देखते ही कहा, साहब, आपकी कमीज पर खून है। मैंने देखा, मेरी बाजू पर खरोच थी और खून लगा था। मुझे याद नहीं था कि ये कब हुआ, शायद झाड़ियों के बीच से निकलते वक्त। लेकिन वो खून मेरा था, बाघ का नहीं। और जंगल का नियम है, शिकारी को जब तक शिकार का खून न मिल जाए वो शांत नहीं होता। उस शाम पेद्दचेरुवु के डाक बंगले में बैठकर मैंने अपनी डायरी में लिखा, वो अब सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो मेरी अपनी परछाई बन चुका है। कल या तो वो रहेगा या मैं। रात गहरा रही थी और दूर पहाड़ियों से लंगड़ा की कराह फिर सुनाई देने लगी। वो दर्द में था, और दर्द में डूबा हुआ शिकारी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगली सुबह का सूरज पेद्दचेरुवु पर एक अजीब सी पीली रोशनी लेकर आया। हवा में नमी थी और जंगल से आती हुई मिट्टी की गंध आज और भी भारी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी विंचेस्टर राइफल की नाल को एक बार फिर साफ किया। ये मेरा आखिरी प्रयास होने वाला था। चिन्नप्पा ये मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में अनजाना सा खौफ था। उसने कहा, साहब, आज जंगल की हवा ठीक नहीं है। वो शैतान आज बहुत गुस्से में है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। शिकारी का काम डरना नहीं, बल्कि उस डर को समझना है। मैंने अपनी जेब में कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स डाले और निकल पड़ा। इस बार मेरा लक्ष्य नीलकंडी का वो हिस्सा था जिसे शैतान की सीढ़ी कहा जाता था। ये एक संकरा रास्ता था जहां पहाड़ियों के बीच से एक छोटा सा नाला बहता था और दोनों तरफ ऊंची ढलानी दीवारें थीं। आदमखोर अक्सर ऐसी जगहों को अपना किला बनाते हैं। जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, माहौल पूरी तरह बदल गया। परिंदों का शोर जो कल तक सुनाई देता था, आज नदारद था। लंगूरों की टोली जो अक्सर पेड़ों की फुनगियों पर उछल कूद करती थी, आज शांत होकर ऊपर की टहनियों पर दुबकी बैठी थी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि लंगड़ा जमीन पर कहीं पास ही है। मैं नाले के सूखे बिस्तर पर चल रहा था। रेत पर मेरे जूतों की आवाज भी मुझे किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। करीब 1 मील चलने के बाद मुझे वो मिला जिसकी तलाश थी। रेत पर एक ताजा निशान था, 3 पंजों की छाप और दाईं तरफ एक लंबी घिसटती हुई लकीर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। निशान के पास खून की कुछ बूंदें थीं। वो ताजा खून नहीं था,
बल्कि घाव से रिसने वाला मवाद जैसा तरल था। उसकी लंगड़ी टांग अब बुरी तरह संक्रमित हो चुकी थी। वो दर्द में था और एक घायल, दर्द से तड़पता हुआ आदमखोर दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। उसे अब छिपने की परवाह नहीं थी, वो बस खत्म करना चाहता था, दर्द को या उस दुश्मन को जो उसका पीछा कर रहा था। नाला आगे चलकर एक बहुत ही घने कैसिया के झुरमुट में खत्म होता था। वहां रोशनी नाम मात्र की थी। मैंने अपनी राइफल को कंधे से सटाया और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने लगा। अचानक एक बदबू ने मेरे नथुने फाड़ दिए। ये वो गंध थी जो सिर्फ एक बड़े मांसाहारी जानवर के शरीर से आती है। पसीने, सड़े हुए मांस और जंगल की नमी का मिश्रण। मैंने ऊपर देखा। नाले के ऊपर वाली चट्टान पर कुछ हिला। एक बड़ी पीली पूंछ धीरे धीरे एक पेंडुलम की तरह हिल रही थी। वो वहां था। वो ठीक मेरे सिर के ऊपर वाली चट्टान पर लेटा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी पूरी योजना मुझे उस संकरे नाले में फंसाने की थी। मैंने तुरंत अपनी स्थिति बदली और एक बड़े पत्थर के पीछे ओट ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी जैकेट के हिलने का एहसास हो रहा था। मैंने राइफल का निशाना उस चट्टान के किनारे पर साधा। लंगड़ा शातिर था। उसने अपना पूरा शरीर बाहर नहीं निकाला। उसने सिर्फ अपनी एक आंख और कान का सिरा बाहर झांकने के लिए निकाला। वो मुझे देख रहा था। उस पल में मुझे समझ आया कि हम दोनों एक ही खेल खेल रहे थे। वो मुझे पत्थर के पीछे से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना चाहता था और मैं उसे चट्टान से नीचे कूदने के लिए। तकरीबन 20 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। पसीना मेरी गर्दन से होता हुआ पीठ तक जा रहा था। तभी जंगल के दूसरे हिस्से से एक मोर की तीखी आवाज आई। वो आवाज इतनी अचानक थी कि मेरा ध्यान 1 सेकंड के लिए भटका। उसी पल लंगड़ा ने अपनी चाल चली। उसने चट्टान से सीधे नीचे छलांग नहीं लगाई। इसके बजाय वो चट्टान के पीछे वाले रास्ते से रेंग कर नीचे उतरा और मेरे बाईं ओर की झाड़ियों में दाखिल हो गया। उसने अपनी लंगड़ी टांग को इतनी कुशलता से संभाला कि सूखी पत्तियों के बीच से गुजरते हुए भी उसने कोई शोर नहीं किया। वो अब मेरे बगल में था, महज 10 गज की दूरी पर, लेकिन घनी झाड़ियों की वजह से वो अदृश्य था। मुझे उसकी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी, एक भारी घरघराहट भरी आवाज। उसका संक्रमण उसके फेफड़ों तक असर कर रहा होगा। मैंने अपनी उंगली को ट्रिगर पर थोड़ा और दबाव दिया। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा गया कि मुझे अपनी आंखों के झपकने की आवाज भी सुनाई देने लगी। अचानक झाड़ियों में एक जोरदार हलचल हुई। वो बाईं ओर से मुझ पर झपटने के लिए निकला। मैंने अपनी राइफल घुमाई और बिना सोचे गोली चलाई। धाएं! गोली झाड़ियों के बीच से निकल गई। मुझे लगा कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन वो एक छलावा था। उसने केवल मुझे अपनी स्थिति बताने के लिए मजबूर किया था। वो असली हमला दाईं ओर से करने वाला था। वो हवा में उछला, एक बड़ा भारी पीला शरीर जिसकी धारियां अंधेरे में एक बिजली की कौंध जैसी लग रही थीं। उसका वजन और ताकत अविश्वसनीय थी। जब वो मुझ पर कूदा तो उसकी लंगड़ी टांग की वजह से उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया, जिससे वो सीधे मेरे ऊपर गिरने के बजाय मेरे कंधे से टकराता हुआ नीचे गिरा। मैं जमीन पर जा गिरा और मेरी राइफल मेरे हाथ से छटक कर दूर जा गिरी। मैं निहत्था था। बाघ मेरे सामने था, महज 5 फीट दूर। उसने अपनी अगली टांगों को जमीन पर टिकाया और अपना पिछला हिस्सा ऊपर उठाया। वो आखिरी हमले के लिए तैयार था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने मेरे कान सुन्न कर दिए। इस पल में मुझे मौत का एहसास नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी,
उसका बायां पिछला पैर। वो पैर बुरी तरह सूजा हुआ था और उसमें से खून रिस रहा था। वही उसकी कमजोरी थी और वही उसका गुस्सा भी। वो कूदा। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की। मैंने अपने पास पड़े एक भारी पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि वो काफी नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी समय किस्मत ने एक और मोड़ लिया। बाघ जब हवा में था तो उसके जख्मी पैर की हड्डी ने शायद उसका साथ छोड़ दिया। वो बीच हवा में ही लड़खड़ाया और उसका सिर सीधे उस पत्थर से टकराया जिसके पीछे मैं कुछ देर पहले छिपा था। वो कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। वो कुछ सेकंड मेरी जिंदगी और मौत का अंतर थे। मैं रेंग कर अपनी राइफल तक पहुंचा। मेरी उंगलियां लोहे के ठंडे स्पर्श को महसूस कर रही थीं। मैंने उसे उठाया, पीछे मुड़ा और बिना निशाना साधे बस उस पीले साए की ओर ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और फिर सन्नाटा। धुआं जब छटा तो लंगड़ा जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। वो अपनी आखिरी जंग लड़ रहा था। मैंने पास जाकर देखा, गोली उसके सीने के ठीक बीचों बीच लगी थी। वो मेरी ओर देख रहा था। उन पीली आंखों में अब गुस्सा नहीं था, वहां सिर्फ एक थकान थी। सालों की भूख, महीनों के दर्द और भाग दौड़ की थकान। पेद्दे चेरवू का आदमखोर अब और नहीं था। वो शैतान जिसे गांव वाले रात के सपनों में देखते थे, अब महज एक मृत मांस का ढेर था। जब मैं गांव वापस पहुंचा तो वहां उत्सव का माहौल नहीं था। एक अजीब सी राहत थी, लेकिन साथ ही एक उदासी भी थी। लंगड़ा बाघ प्राकृतिक रूप से आदमखोर नहीं बना था। जब मैंने उसके शव का मुआयना किया तो पाया कि उसके पैर में एक पुरानी बंदूक की गोली का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसने उसे लंगड़ा बना दिया था। इंसानों की ही एक गलती ने उसे इंसानों का दुश्मन बनाया था। जंगल अपनी पुरानी लय में लौट आया था। रात में फिर से कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया था। पेद्दे चेरवू के लोग अब शांति से सो सकते थे, लेकिन मैं जानता था कि नीलकंडी की उस घाटी में लंगड़ा की वो आखिरी दहाड़ हमेशा गूंजती रहेगी। जंगल कभी भूलता नहीं है। तो ये थी पेद्दे चेरवू के उस खौफनाक मंजर की दास्तान। कुदरत और इंसान के बीच की ये जंग हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बिना एक शब्द बोले। उम्मीद है कि केनेथ एंडरसन की इस याद को आप उसी तरह महसूस कर पाए होंगे जैसे उस वक्त उन्होंने की थी। अगर आप भी ऐसी ही और अनकही और सच्ची जंगल की कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और पगडंडी पर, किसी और शिकार की तलाश में। सुरक्षित रहें और जंगल का सम्मान करें। नमस्ते।